Assalamu alaikum, Ababil One English language course. I hope you're all doing well. Thank you very much for joining over the weekend. आज हम इंग्लिश से रिलेटेड जो मिस्टेक्स हम कॉमनली करते हैं जिनको अवॉइड करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उन पे आज बात करेंगे. सो आई हैव बेसिकली ब्रॉट फ्यू मिस्टेक्स, रिटन मिस्टेक्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी, जिनको अवॉइड करके आप अपनी स्पीकिंग में भी कुछ पॉइंट्स हैं, बट बेसिकली राइटिंग स्किल्स में भी आप जो है इनको इम्प्रूव कर सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट स्पीकिंग एंड राइटिंग. तो जब आप बोलते हैं या जब आप लिखते हैं तो आपका जो वट एवर यू स्पीक, वट एवर यू राइट, योर इंग्लिश शुड बी करेक्ट, जिसमें एक्यूरेसी आ जाती है. और जब एक्यूरेसी आएगी तो फिर आप जो है फ्लुएंट भी हो जाएंगे और आप मीनिंगफुल सेंटेंसेस जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ये इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है. व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इफ somebody asks you that please introduce yourself or give us your introduction, तो आप ये कभी भी नहीं कहते myself I am Sidra और myself I am Zania John. आप myself जो है वो नहीं यूज करते, because myself over here is basically a possessive pronoun जो कि इंट्रोडक्शन के लिए यूज नहीं होता. आपने सिंपली कहना है I am Zania John, और या फिर आपने कहना है प्लीज इफ somebody asks you what is your name, इसके 2 to 3 डिफरेंट तरीके होते हैं. आप कह सकते हैं I am Zania John, what is your name, Zania John, और what is your name, it is Zania John. So क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल Zania John की दी हुई है इसलिए मैं ये नेम यूज कर रही हूँ. I am whatever your name is, it is whatever your name is, या फिर जस्ट नेम जो है वो आप बोल दें. लेकिन माई सेल्फ आपने साथ नहीं बोलना. अगर आप प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो जस्ट आई होगा. ये जो स्ट्रक्चर है, आई एम हैविंग 2 brothers and 1 sister. Somebody asks you how many brothers and sisters you have, or how many siblings do you have. So आप कहते हैं कि I have 2 brothers and 1 sister, because ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक मैटर ऑफ फैक्ट है, ये एक प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक बात है, ये एक सच है. ये एक ऐसी बात नहीं है जिसमें आप कंटिन्यूअस टेंस यूज करें कि मेरे 2 भाई और 1 बहन हैविंग, मेरे होते हैं. ऐसा नहीं होता, मेरे हैं, they exist, they are. So it is a practical truth. So for this you will not use present continuous tense, you will use simple present tense. ठीक है. She do not have a dictionary. Do यहाँ पे जो है वो incorrect है, और डू जो है वो बेसिकली आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ नहीं यूज करते, बल्कि आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज यूज करते हैं. मैंने आपको बताया हुआ है ही, शी और इट के साथ आपने डज यूज करना है जब आपने एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ये जब आपने एक क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है. डू नॉट जो है वो आप जो है वो नहीं यूज करते. ठीक है. सिंपल इंडेफिनिट टेंस में आप डू और डज जो है वो यूज करते हैं. इन प्रेजेंट टेंस नेगेटिव बनाने के लिए आई डू नॉट हैव अ ब्रदर, एंड देन फॉर क्वेश्चन डू आई हैव अ ब्रदर और डू आई नॉट हैव अ ब्रदर. सो डू जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल के साथ, सेकंड पर्सन यू के साथ, और थर्ड पर्सन प्लूरल दे के साथ यूज होता है. और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट के साथ डज यूज होता है. ये मैं आपको इनडेफिनिट टेंस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. इनिशियली जब पहली दफा आप सुनते हैं तो आपको कंफ्यूजन होती है और ऐसा लगता है यहाँ पे जो है ना सब हलवा बन रहा है और कुछ मिक्स हो रहा है. तो आप इनको ग्रेजुअली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा. डज शी हैज अ बाइसिकल. जब आप डू, डज और डिड यूज करते हैं तो उसके साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. हैव जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. शी हैज अ बाइसिकल इज करेक्ट, क्योंकि आपने शी के साथ थर्ड पर्सन के साथ हैज यूज करना है सिंगुलर के साथ. लेकिन जैसे ही वो एक नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट होगा या वो क्वेश्चन सेंटेंस में कन्वर्ट होगा, तो फिर आप उसको डज शी डज नॉट हैव कर देंगे, एंड डज शी हैव और डज शी नॉट हैव. सो हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्वेश्चन में सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है. द हेल्पिंग वर्ब डज इज यूज्ड एट द बिगिनिंग, एंड द मेन वर्ब हैव डिनोट्स पोजेशन और ओनरशिप. यहाँ पे हैव जो है और हैज जो है वो ओनरशिप भी शो करता है कि ये किसी की, ये बिलोंगिंग शो कर रहा है, ये किसी का है. लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आपने हैज और हैव के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है और कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो आएगा डू, डज और डिड के साथ. यहाँ पे हम डज की बात करें. सो यूज ऑफ हैज एंड हैव विद फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन जो है, इसकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखें आपने हैज कहाँ यूज करना है और हैव कहाँ यूज करना है.
ये एक सेंटेंस होता है कि आप फॉर एग्जांपल किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आज ऑफिस जो है वहां हमने जाना है, ऑफिस जो है ओपन है या नहीं, क्या आज हॉलीडे है या नहीं है, ये पूछने के लिए कि क्या आज वर्किंग डे है, इज इट ओपन, इज इट ऑन, और डू वी हैव अ हॉलीडे, उसके लिए ये स्ट्रक्चर यूज करना इनकरेक्ट है। टुडे ऑफिस इज देयर, समबडी आस्क्स यू टुडे ऑफिस इज देयर, इसका मतलब तो ये हुआ कि क्या आज ऑफिस यहाँ था और कल यहाँ से कहीं और तो नहीं चला गया, क्या ऑफिस उसी जगह पे मौजूद है या ऑफिस मूव करके कहीं और चला गया, इसका मतलब तो ये लगता है। नो ऑफिस इज नॉट देयर टुडे इज पाकिस्तान डे, नहीं आज ऑफिस तो है ही नहीं वहां पे क्योंकि आज पाकिस्तान डे। दिस इज रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट। आप कहते हैं इज टुडे अ वर्किंग डे और आर वी वर्किंग टुडे। These are the correct expressions when you want to know whether your office is on or it is off. क्या आपने ऑफिस जाना है या नहीं, हॉलीडे का पूछने के लिए yes we are working today or no we are not working today. तो इस तरह जो है आप अपना वर्किंग डे के बारे में yes या no में आंसर दें। Last before year they got good grades. This is incorrect. इसका मतलब एक्चुअली ये है कि अगर मैंने आपसे ये बात करनी है कि ये जो गुजरा साल है उससे पहले क्या हुआ था, या जो गुजरा हुआ मंथ है उससे पहले क्या हुआ था, या जो पिछला गुजरा हुआ दिन है उससे पहले क्या हुआ था, उसके लिए आप एक्सप्रेशन यूज करते हैं ईयर बिफोर लास्ट, मंथ बिफोर लास्ट, डे बिफोर लास्ट या वीक बिफोर लास्ट। मतलब कि आज से पहले या एक महीना पहले से पहले, ऐसे आप जो है ये एक्सप्रेशंस यूज करते हैं। ईयर बिफोर लास्ट दे गॉट गुड ग्रेड्स, मतलब इस साल से पहले जो साल था उसमें उन्होंने अच्छे ग्रेड्स लिए। ठीक है, so this is how you are going to explain this, and if you have any question you can ask me in the WhatsApp group. That only she is very arrogant. This is an incorrect structure. जब आपने ये कहना हो, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को कोई बात बताई है, ठीक है, और किसी के बारे में आपने या कोई इंफॉर्मेशन दी है किसी को, और फर्स्ट पर्सन आप हैं, आपने किसी सेकंड पर्सन जिससे आपने बात की उसको आपने एक इंफॉर्मेशन दी है और उस बंदे को उस इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ सच पता चल गया कि हाँ जी ये बात तो सच है, तो वो आपको कहता है कि जो आपने मुझे बताया था वो बात बिल्कुल ठीक है, तो आप इन रिस्पॉन्स कहते हैं सी दैट वाज व्हाट आई सेड, मैंने कहा था ना कि ये बात सच है, मैंने आपको बताया था कि ये बात ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ गर्ल जो कि बहुत एरोगेंट है या रूड है और आपको उसके बारे में पता है, लेकिन आपकी फ्रेंड कहती है कि नहीं वो तो रूड नहीं है, तो फिर आपकी फ्रेंड जाके उससे मिलती है, जो लड़की एरोगेंट है उससे जाके मिलती है और फिर उसको पता चलता है कि हाँ जी वो लड़की तो वाकई एरोगेंट है, एंड फिर आपकी फ्रेंड आपके पास आके कहती है कि हाँ जी वो लड़की तो वाकई एरोगेंट है, तो फिर मैं इन रिटर्न अपनी फ्रेंड को कहती हूँ सी दिस इज व्हाट आई सेड, और दिस वाज दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू। सो दैट वाज व्हाट आई सेड मतलब जो स्पीकर ने आपको कहा है वो बात आपकी ऑथेंटिकेट हो गई है, उसको एम्फसाइज करने के लिए कि हाँ मैंने यही तो कहा था कि ये बात सच है, तो वो उस बात पे एम्फसाइज करने के लिए इन इंग्लिश यू कैन से सी दिस इज व्हाट आई सेड और दैट वाज व्हाट आई टोल्ड यू और दैट वाज व्हाट आई सेड अर्लियर दैट यस शी इज वेरी एरोगेंट बट यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। अब आपको पता चल गया उससे बात करके कि वो एरोगेंट है, तो जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सच है। He did not wrote the test last week. It is incorrect because did के साथ आप हमेशा first form of verb use करते हैं, so you will say he did not write the test last week. Wrote जो है वो आप second past tense में use करते हैं, बिल्कुल second form of verb. He wrote the test last week. But जैसे ही आपका sentence negative में convert होगा तो second form of verb first में convert हो जाएगी और did sentence में add हो जाएगा जो कि आपका simple past tense show कर रहा है। did आपको सिंपल पास्ट टेंस को शो कर रहा है, so he did not write the test last week. The helping verb did is followed by the present tense of the verb and not the past tense. So helping verb did जो है
वो आएगा प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब के से पहले, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको हम पास्ट टेंस भी कहते हैं। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो नहीं आएगी डिड के साथ। आई कैन नॉट कोप अप विद दिस प्रेशर, इसका जो कोप अप जो है वो एक इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है। आप हमेशा कहते हैं कोप विद, आई कैन नॉट कोप विद दिस प्रेशर। कोप विद का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आप अबाबील इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को ले लें। अबाबील इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो है वो 30 डेज का एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसमें आपको कोई ब्रेक नहीं मिलती और डेली आपके सेशंस होते हैं और डेली आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं और आपको कहा जाता है कि प्लीज टाइमली जो है अपने सब सेशंस को फॉलो करें, सब सेशंस को देखें और साथ साथ अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करें। जब आप एक दफ़ा इस सेशन को स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है कि वर्कलोड जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा है और हमने इन 30 डेज में डेली सब सेशंस अटेंड करने हैं, तो आप कहते हैं कि ये मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो आप कहते हैं आई कैन नॉट कोप विद दिस प्रेशर। प्रेशर जो है वो बिल्ड होता जा रहा है। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए। कोप अप मतलब मैं मैनेज नहीं कर सक रहा इस वेट को, या मैं मैनेज नहीं कर सक रही इस प्रेशर को, ये काफ़ी ज़्यादा है। So what you will say is, I cannot cope with this pressure. The meaning of the verb cope is to manage. Cope is followed by the preposition with. Cope is not followed by up. Professionals जो हैं वो भी ये mistake अक्सर कर देते हैं, ये error उनसे हो जाता है, तो आप cope with use करें। मिस्टेक्स तो हैं वो तो होती रहती हैं, आपने जस्ट इनको फॉलो करके इनको प्रैक्टिस करके इम्प्रूव करना है। आपके साथ एक एक्सप्रेशन होता है, वैसे ही मेरे माइंड में आया था इसलिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, फॉलो अप। गॉड फॉरबिड अगर आप या कोई बंदा जो है वो हॉस्पिटल जाता है और उनका कोई ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन के बाद आप नॉर्मली फर्स्ट ऑपरेशन जो होता है आपका, उसके मतलब फर्स्ट का मतलब ये कि कोई भी जो ऑपरेशन होता है उसके बाद एक सेकंड या थर्ड विजिट आपने करनी होती है डॉक्टर को। उसको आपने चेक करवाना होता है कि आपका जो इंटरनल सिचुएशन है ऑपरेशन के बाद वो सब सेफ है, मेडिकेशन जो है वो ठीक चल रही है और हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो रही है, कोई ऑपरेशन के आफ्टर इफेक्ट्स तो नहीं आए हैं या कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रहा है इंटरनली, या हेल्थ पे कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। जब कोई बंदा ऑपरेशन के बाद दोबारा विजिट करता है इन ऑर्डर टू गेट अ चेकअप डन, उसको आप कहते हैं फॉलो अप, कि मैं फॉलो अप के लिए जा रही हूँ देखने के लिए कि मैंने अगर जो मेरा ऑपरेशन हुआ है या जो मैं मेडिसिन ले रही हूँ, कोई भी आपने जनरल चेकअप के लिए जाना होता है, एक सेकंड चेकअप या थर्ड चेकअप के लिए, तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली अ फॉलो अप इन ऑर्डर टू चेक दैट एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। तो फिर आप फॉलो अप कहते हैं। लेकिन जब आप कोई चीज मैनेज करनी होती है सिचुएशन और वो नहीं हो रही होती या कोई हो भी रही होती है, तो आप कह देते हैं आई कैन कोप विद दिस सिचुएशन और आई कैन नॉट कोप विद दिस सिचुएशन। अच्छा जी, ट्रैवलिंग से रिलेटेड है ये। आई केम टू ऑफिस बाय वॉक, दिस इज रॉन्ग। आई केम टू ऑफिस ऑन फुट। जब आप व्हीकल यूज करते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, तो तब आप बाय यूज करते हैं। बाय कार, आई केम टू ऑफिस बाय कार, बाय बाइक, और वेंट टू कराची बाय बस, और आई वेंट टू कराची बाय फ्लाइट, और आई ट्रेवल्ड टू लाहौर, और आई वेंट टू लाहौर बाय ट्रेन। सो बाय वॉक जो है वो तो है ही इनकरेक्ट, वो कभी भी नहीं कहते। अगर आपने वॉक के लिए यूज करना है तो आप फुट यूज करेंगे और आप कहेंगे आई केम टू ऑफिस ऑन फुट। तो ऐसे आप ऑन फुट, ऑन प्रपोजिशन यूज करेंगे। अदरवाइज बाय के साथ आपने हमेशा कोई ना कोई जो ट्रांसपोर्ट है आपकी, वो आपने यूज करनी है। ठीक है। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच? इन जो है वो एक इनकरेक्ट प्रपोजिशन है। आप हमेशा कहते हैं व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, और ये टाइम आपने पूछना हो तो उसके लिए वॉच के साथ और जो है हमेशा ये प्रपोजिशन यूज होती है बाय। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? इन जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। आवर क्लासरूम इज इन द सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर के अंदर तो नहीं है हमारी क्लासरूम, ठीक है, सेकंड फ्लोर के ऊपर है। सो आवर क्लासरूम इज ऑन द सेकंड फ्लोर। आप जो है प्रपोजिशन ऑन जो है वो यहाँ पे यूज करें। नेक्स्ट इज, ये कुछ डिफरेंसेस हैं जिनका लर्न करना, जिन पे प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी प्रोनाउंसिएशन भी आ जाती है और इसमें आपकी रिटन जो है और स्पोकन जो है वो भी इम्प्रूव होती है। तो योर, वाई ओ यू आर योर, ये आपकी पोजेशन शो करता है, जो पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में आ जाता है। योर बैग, दिस इज योर पेंसिल, द हाउस in the next street is yours. So pronoun के साथ भी आ रहा है as a possessive pronoun, और जब possessive adjective में आएगा your bag, तो आपको पता है कि adjective जो है वो हमेशा noun के साथ आता है।
प्रोनाउंसिएशन है योर। नेक्स्ट है ये है आपकी कॉन्ट्रैक्शन यू आर की और इसकी प्रोनाउंसिएशन है यूअर। यू आर अ गुड गर्ल, यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, या फिर यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय और यू आर अ स्मार्ट गर्ल। तो ये आपका प्रोनाउंसिएशन है यूअर। नेक्स्ट इज दे आर। दे आर जो है वो आपकी फुल फॉर्म है और इसकी शॉर्ट फॉर्म है देयर। जैसा देयर नहीं कहते देयर, क्योंकि देयर, देयर एंड देयर ये जो 3 वर्ड्स हैं इनकी सिमिलर प्रोनाउंसिएशन है, सेम है देयर। ये देयर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दे आर, they're attending the class or they are attending the class. Next is their, the same pronunciation there, but it shows possession for things and people. Their pencil, their bag, their car. Next is their, जो कि direction show करता है. I went to the market. There I saw many people buying eggs. Just take example. So there जो है वो direction या place को show कर रहा है यहाँ पे. Next is its. Its जो है वो आपका possession show करता है without an apostrophe s. Its, for example, ये एक wooden table है जो कि मैं use कर रही हूँ, जिसमें मैंने अपना laptop रखा हुआ है और मैं class ले रही हूँ आपकी. This wooden table is brown in color, or this wooden table is made up of wood. Its legs are very strong. So its जो है वो wooden table के लिए use हो रहा है as a possessive pronoun, और ये wooden table को show कर रहा है और यहाँ पे आपने its के साथ कोई apostrophe नहीं लगानी, लेकिन it is जो है उसकी short form है its with an apostrophe s. It is a beautiful day. It is my bag. It is an interesting story. So यहाँ पे it is जो है या its जो है वो contraction और full form है. Next is to, and to. So पहला to जो है first वो आपका location है और preposition है. Next to जो है वो also है और third जो है वो number को show कर रहा है, ठीक है? So please learn this difference. I went to the market. यहाँ पे to जो है वो use हो रहा है. ARER is your auxiliary verb to be, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि एक chameleon है और गिरगिट की तरह रंग बदलता है और उसमें is, am, are, was, were, will जो है आपके वो आ जाते हैं auxiliary verbs. तो are जो है वो to be की एक form है auxiliary verb की. OUR, our या are जो है इसकी pronunciation दोनों है. are भी use होता है, our भी use होता है. ये possession show करता है, our bag, our new car. So please learn the difference. Apostrophe s जो है वो it is used to show possession. It does not make plural form. अच्छा जी, apostrophe s अभी मैंने आपको कहा its bag जो है वो आप use करेंगे तो उसके साथ possession जो है उसके साथ आपका apostrophe s नहीं आएगा. एक तो आपकी apostrophe s जो है वो contractions के लिए use होती है. जब आप noun use करते हैं, contraction noun use करते हैं possession show करने के लिए, तो फिर आप apostrophe s लगाते हैं. Anna's bag is lovely. So this bag belongs to Anna. जब आप name use करेंगे, जब आप noun use करेंगे possession show करने के लिए, तो उसके साथ आप हमेशा apostrophe s लगाएंगे. लेकिन pronouns के साथ जो है वो आप नहीं लगाएंगे और adjectives के साथ भी जो है आप वो नहीं लगाएंगे, ठीक है? So यहाँ पे noun जब possession show करेगा तो उस situation में आपने apostrophe s लगाना. अच्छा जी, मैं साउंड जो है वो ऑन कर लूँ अगर तो ये वही असाइनमेंट है. लेट मी जस्ट सी. Track 1.7. अच्छा जी, ये जो है ओहो, अच्छा ये जो ऑडियो है ये काफी लेंथी है, ठीक है? ये मैं हाफ प्ले करूंगी आपके लिए. इसको आपने सुनना है और इसको फिर आपने
वर्ड फॉर वर्ड राइट करना है, बिकॉज ये एक बहुत लंबा ऑडियो नोट है, इट इज़ वेरी लेंथी। और इसकी फिर जो ट्रांसक्रिप्शन है, जो रिटन फॉर्म है, वो मैं आपके साथ 2 डेज बाद शेयर करूंगी। आज मैं इसका फर्स्ट हाफ प्ले करूंगी और कल जो है मैं इसका सेकेंड हाफ प्ले करूंगी। और फिर जब दोनों हाफ जो है वो प्ले हो जाएंगे तो उसके बाद ये मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है? तो अभी जो है आप इसका फर्स्ट हाफ सुने। Track 1.7. 4 generations, and they all prefer communicating in different ways. There are sure to be misunderstandings and other problems, right? Well, there don't have to be. Okay, so I'm a millennial. I was born in 1990, and so being able to connect with people is really important to me. I'm constantly trying to learn, grow and change. And for me, fast on-screen communication is the best way to do this. I love the way that the internet puts you in touch with all kinds of people you wouldn't meet in everyday life. Generation X, on the other hand, uses communication to build relationships and develop ideas. This sounds pretty good, but they express their feelings and opinions directly and aren't afraid to say or write how they feel. My boss is Generation X, and she definitely has an opinion on everything. And of course, at home, I spend time with baby boomers and veterans. My dad is a typical baby boomer. They have a lot in common with Generation X. They can be quite direct about what they think. I don't always agree with his opinions, but I do appreciate his honesty, usually. And baby boomers definitely prefer face-to-face communication. My dad's really not very good with emails, social networking or anything like that. My grandparents are in the generation called veterans. For them, communication is something that keeps people together and traditions alive. Both veterans and baby boomers take time to talk things over that matter to their job or family, but are not that interested in chatting about personal goals and development. Understanding these different communication styles is really important for improving our relationships, both at work and at home. So, for example, one really big difference between us millennials and the other 3 generations is that we expect people to tell us, gently, how we're doing. So, I used to get a bit annoyed with my boss for not giving me enough feedback about how things are going at work. But then I realized that other generations don't necessarily notice this difference. So I learnt not to be upset if older people didn't praise me all the time. And I also learnt to ask for help if I needed it. Similarly, some of us millennials find it difficult when people criticize us or disagree with us. Generation X and baby boomers will tell you clearly if they don't like something. Don't take it personally, although that's often easier said than done. On a practical level, it can help to use different communication styles with different generations. Pick up the phone, write emails, and make time for face-to-face conversation. When you do, pay attention to your writing style. You might think an informal style is friendly, but to an older person, it can seem rude. Finally, understand that communication differences across generations do exist. So talk about them with people of all ages. This can open the door to other conversations. You can learn a lot by hearing older people's experiences, and in turn, you might be able to teach them about life in the modern world. Well, I have actually played the whole audio. मैं आपके साथ ये ऑडियो जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी. इट्स बेटर कि आप एक ही गो में इसको, यू हैव टू लिसन टू इट, और इसमें कोई आपने समराइज नहीं करना, आपने एज इट इज वर्ड फॉर वर्ड इसको राइट करना है, कि जो आप सुन रहे हैं उसको एज इट इज लिखना है.
ये आपकी लिसनिंग की जो है वो प्रैक्टिस है. इट इज डिटेल्ड, ऑलमोस्ट मोर देन 4 minutes, बट इट्स परफेक्टली फाइन. ये आपको जो है हेल्प करेगी ये समझने के लिए कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश और नॉट. एंड जो भी आपको समझ आता है, जितना समझ आता है उसको राइट करें और उसको शेयर करें. इन दी एंड मैं आपके साथ ट्रांसक्रिप्ट शेयर करूंगी. ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है कि जो ऑडियो आप सुन रहे हैं उसका रिटन जो डायलॉग है, जो रिटन फॉर्म है उसकी, उसको हम इन रिटन ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं. तो वो मैं आपके साथ मंडे को शेयर करूंगी, सो दैट मंडे और ट्यूसडे, ताकि आप 2 days लें और इस ऑडियो को समझ के टाइम लेके लिखने की कोशिश करें बाय योरसेल्फ, दैट हाउ मच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. सो दैट इज ऑल फॉर द सेशन टुडे. आई होप कि आपको जो ये मिस्टेक्स मैंने इंग्लिश लैंग्वेज की बताई हैं इनको आप रिव्यू करेंगे और अपनी राइटिंग और स्पीकिंग जो है उसको इसके थ्रू जो है वो यू नो यू विल वर्क ऑन योर लैंग्वेज. So that is all for today. Thank you very much for joining the session and taking out time over the weekend. You can follow the recording later on, and if you have any questions, you can put them in the WhatsApp group, and I'm going to answer. Take very good care of yourself and have a happy Sunday. Hopefully आपकी कल भी क्लास होगी, क्योंकि जो सेशन है उसको I have to bring an end to the session on time. So most probably you will be having your classes over the weekend. I mean to say कल जो है, कल और upcoming जो weekend है उसको. So take care and stay happy and have a happy Sunday breakfast. Bye bye.